हेलो 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 दोस्तों, तो आज हमें पढ़ना है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। ये ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहले इंडेक्स देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। पहला है मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो चलिए हर बार की तरह आपको मिनरल्स की इम्पोर्टेंस एक कहानी से समझाता हूँ। हमारी ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन्स, फाइबर्स, फैट ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हम फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं और बाद में वो ब्लड में सक होती है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। अब यही इमेजिन करिए कि इंडिया में अलग अलग जगह पर कोल, गोल्ड, डायमंड्स, माइका, बॉक्साइट इन जैसे मिनरल्स है जो इंडिया के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी प्रोसेसिंग होती है अलग अलग जगह पर। वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट के जरिए, जैसे हमारी बॉडी में खून अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे ही ये मिनरल्स अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और हमारे इंडिया की ग्रोथ के लिए काम आते हैं। समझ में आया कि मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मिनरल्स? तो मिनरल्स एक होमोजेनियस सब्सटेंस है, मतलब एक नेचुरली ऐसी चीज ऑब्टेन होती है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है और वो अलग अलग फॉर्म में होती है। जैसे हार्डेस्ट डायमंड हो या फिर सॉफ्टेस्ट टाल्क या फिर माइका जो हमें नेचुरली मिलते हैं। इस पे अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुई होती। अब ये मिनरल्स हमें मिलते कहाँ है? तो ये नॉर्मली ओर्स में होते हैं। ओर्स मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि आयन मिलेगा तो प्योर आयन होगा। उसमें कुछ मिक्सचर्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, मिट्टी भी होती है और दूसरी चीजें होती है। ये सभी मिलके आयन ओर बनता है या फिर कोल ओर बनता है। और इन ओर में से जब हम प्योर आयन साइड में निकालते हैं तो होता है वो मिनरल्स, आयन मिनरल्स। नॉर्मली मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं? तो रॉक्स में। कौन से रॉक्स? इग्नियस रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस टाइप के रॉक्स में जिंक, कॉपर, टीन, लेड इन जैसे मिनरल्स मिलते हैं। और अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो ये रॉक्स लेयर्स में होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर बिछे हुए होते हैं और इनके बीच कहीं पर कोल, आयरन, जिप्सम, पोटैश, साल्ट, सोडियम सॉल्ट इन जैसे मिनरल्स की लेयर्स मिलती है। आपको तो पता है सेडिमेंट्री रॉक्स तैयार होते हैं प्रेशर और हीट से, और इसी वजह से ये बाकी मिनरल्स भी तैयार होते हैं। कई मिनरल्स यानी बॉक्साइट इस तरह से मिलते हैं कि उसका जो मेन रॉक होता है उसका सरफेस वेदरिंग की वजह से गल जाता है और जो बचता है वो मिनरल होता है, जैसे बॉक्साइट। कई जगह पे मिनरल्स रिवर के एल्यूवियल सॉइल, उसके डिपॉजिट्स में जो सैंड होती है वहाँ भी मिलते हैं। साथ ही कई हिल्स के बेस में भी मिनरल्स होते हैं। हमारे हिमालय का भी इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं। और इन सभी को प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं और इनमें ज्यादातर मिलते हैं गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लेटिनियम इन जैसे महंगे मिनरल्स। एक और ऑक्यूरेंस होता है मिनरल्स का, ओशन वाटर। ओशन वाटर में भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स होते हैं। नॉर्मली सॉल्ट मिलता है जो कि हमें पता है, लेकिन उसी के साथ मैग्नीशियम और ब्रोमीन भी एक अच्छे मिनरल्स है जो हमें ओशन वाटर्स में मिलते हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स का क्लासिफिकेशन। इसमें नॉर्मली 2 पॉइंट्स है, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसमें एक और चीज होती है एनर्जी मिनरल्स, जो हम बाद में देखेंगे। मेटेलिक मिनरल्स के 2 पार्ट पड़ते हैं, फेरस, नॉन फेरस। इसमें एक और है प्रीशियस, वो भी हमें देखना है, नो प्रॉब्लम। अब ये मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? जिन मिनरल्स में मेटल कंटेंट होता है वो हुए मेटेलिक मिनरल्स। इसके 3 टाइप है, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस, जो हमने देखना है आगे। तो पहले देखते हैं फेरस मिनरल्स। इन फेरस मिनरल्स में एक ही मेटल होता है, वो है आयन, मतलब जिनमें आयन कंटेंट होगा वो हुए फेरस मिनरल्स। आपको तो पता है ये मेटल मिनरल्स का एक पार्ट है। तो इन मेटल मिनरल्स में 3/4 प्रोडक्शन फेरस मिनरल्स का होता है, जो कि पूरे इंडस्ट्री के लिए, खास करके मेटलर्जिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके क्या एग्जाम्पल है वो डिटेल में समझ लेते हैं। पहले है आयन ओर, जो बेसिक मिनरल है लेकिन हर इंडस्ट्री का बैकबोन है, क्योंकि आयन के आगे कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। ये तो आपको भी पता है। जैसे कोई इंसान कितना अच्छा है ये उसके मैनर्स से पता चलता है, वैसे ही किस आयन में कितना ज्यादा आयन कंटेंट है, इससे वो आयन कितना फाइन और प्योर है ये पता चलता है। जैसे कि मैग्नेटाइट टाइप के आयन में 70% आयन कंटेंट होता है, इसीलिए वो फर्स्ट क्लास आयन ओर है। उसके बाद आता है हेमेटाइट, जो कि इंडस्ट्री में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इसमें 50 से 60% तक आयन कंटेंट होता है। और इसके बाद लिमोनाइट और सिडेराइट, ये 2 टाइप से, लेकिन वो ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। आयन और इंडिया में कहाँ मिलता है, इसका ये बहुत अट्रैक्टिव मैप है, एक बार देख लीजिए। जो ऑरेंज एरिया है वो ये है ओडिशा झारखंड बेल्ट। यहाँ पर खास करके हेमेटाइट और मिलता है और यहाँ की इम्पोर्टेंट माइन है बादाम पहाड़ माइन। नेक्स्ट जो ग्रीन एरिया देख रहे हो वो है
दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। यहाँ पर भी नॉर्मली हेमेटाइट ओर मिलता है और यहाँ का जो आयन होता है ना, वो विशाखापट्टनम से सीधा जापान और साउथ कोरिया में भेजा जाता है। 2 और आयन बेल्ट है, एक है ब्लू कलर का महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। यहाँ पर इतना अच्छा आयन और नहीं होता, लेकिन जो भी मिलता है वो मार्मागोवा पोर्ट से सीधा जापान भेजा जाता है। और लास्ट बेल्ट है बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, तुमकुर बेल्ट। ये साउथ का इकलौता आयन और बेल्ट है। यहाँ का आयन का कुद्रेमुख बेल्ट है ना, वो वर्ल्ड के कुछ गिने चुने आयन और बेल्ट में से एक है। हमारा नेक्स्ट फेरस मिनरल है मैग्नीज। अब ये मैग्नीज है ना, इसका कुछ खुद से इस्तेमाल नहीं है। ये स्टील या फिर फेरोमैग्नीज अलॉयज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, आगे सुनिए, इसे ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे इंडिया के ओडिशा स्टेट में मैग्नीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ये याद रखना। थोड़ा मैप देख लो, विजुअलाइजेशन से अच्छे से याद रहेगा। नॉर्मली झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में मैग्नीज के ओर्स मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? ओडिशा। ठीक है, अब आगे आते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो इसमें आयन कंटेंट नहीं होता, मतलब दूसरे मेटल्स होते हैं, बस आयन नहीं होता। इन मिनरल्स का मेटलर्जिक इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कॉपर्स, बॉक्साइट, लीड, जिंक, गोल्ड। ये नॉन फेरस मिनरल्स है, मतलब ये मेटेलिक मिनरल्स है लेकिन नॉन फेरस है, इसमें आयन नहीं है। पहला एग्जांपल है कॉपर। कॉपर आपको तो पता ही होगा, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ जुगाड़ किया होगा तो उसकी जो वायर्स बनी हुई होती है वो कॉपर्स की होती है नॉर्मली। या फिर बहुत जगह घर में बॉटल्स या फिर ग्लासेस कॉपर के इस्तेमाल किए जाते हैं पानी पीने के लिए। तो ये कॉपर गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट माइंस है जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है कॉपर्स का। पहली है मध्य प्रदेश की बालाघाट माइंस, दूसरी है खेतरी माइंस राजस्थान की, और तीसरी सिंहभूम जो झारखंड में है। हमारा नेक्स्ट मिनरल है बॉक्साइट, जो कि नॉर्मली क्ले यानी मिट्टी के गोले जैसा होता है। आपको तो अभी बताया कि सेडिमेंट्री रॉक जब डिग्रेड हो जाता है तब उसमें से बॉक्साइट निकलता है, जो कि नॉर्मली एल्यूमिनियम रिच रॉक्स में मिलता है। मतलब एल्यूमिनियम और बॉक्साइट एक ही रॉक में होते हैं और वहाँ से बॉक्साइट अलग किया जाता है। अब इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है? तो नॉर्मली अमरकंटक प्लेटू, मैकल हिल्स, इन एरियाज में ये पाया जाता है। और बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ओडिशा में होता है, 65%। ये एक चीज याद रखना। अब हमें देखने हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें पहला है माइका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से ऑब्वियसली। ये जो माइका का क्रिस्टल होता है या फिर मिनरल होता है, वो बहुत छोटे छोटे शीट्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसके बहुत छोटे शीट्स तैयार कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर में हो सकता है, ग्रीन कलर में, येलो, रेड, ब्राउन या फिर क्रिस्टल क्लियर भी हो सकता है। इसके वेरियस इस्तेमाल है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह पे इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और हाई वोल्टेज पे भी इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब ये आपको इलेक्ट्रिसिटी के खतरे से बचा सकता है। नेक्स्ट मिनरल है लाइमस्टोन। हमारे महाराष्ट्र में इसे चूना बोलते हैं। नॉर्मली ये व्हाइट कलर का पत्थर या फिर व्हाइट कलर की पाउडर होती है। पुराने जमाने में इससे घर तैयार किए जाते थे। अब तो हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता था। अब इसे सीमेंट इंडस्ट्री में मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, नियरली 20%। अब हमने ये तो देख लिया कि मिनरल्स कौन से होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है, लेकिन जिस तरह से हम इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में या फिर डेवलप कंट्रीज में मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद के ग्रिड के लिए, कभी ना कभी तो ये खत्म होने वाले हैं। इस वजह से कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं वो देखते हैं। पहले तो हमारे वर्ल्ड में, मतलब हमारे पृथ्वी पे बहुत कम मिनरल्स है, क्योंकि वो नेचुरल है, वो हर दिन थोड़ी तैयार हो सकते हैं, उसको कुछ समय लगता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा तेजी से कर रहे हैं, इसलिए वो खत्म हो रहे हैं। एक फैक्ट की बात बताऊं तो अर्थ के क्रस्ट के बस 1% मिनरल्स है, समझे कितने कम है तो। और इस वजह से वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। एक बार खत्म हो गए कि हो गए, उसके बाद फिर से तैयार नहीं कर सकते। तो फिर हमारे सामने एक नया सवाल खड़ा होता है, हाउ टू कंजर्व मिनरल्स। इसके 3 आंसर है। पहले तो सरकार और आम लोगों को मिलके कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि मिनरल्स हम ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर पाए। उसका ऐसा इस्तेमाल हो कि वो सस्टेनेबल रहे, मतलब हम आज के समय भी खुद की ग्रोथ कर सके मिनरल्स के इस्तेमाल से, और आगे भी हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए मिनरल्स बचे रहे। इसके सेकंड मेथड हो सकती है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जिससे कि हम कम से कम मिनरल्स का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ला सके। थर्ड पॉइंट देखते हैं। आपको तो पता है कि इंडिया या फिर वर्ल्ड में बहुत सी चीजें इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका रिसाइकलिंग नहीं होता।
इसमें मिनरल्स और मेटल्स भी आते हैं। लेकिन अगर हम स्क्रैप मेटल्स का और बाकी भी जो स्क्रैप मिनरल्स है उसका इस्तेमाल करें तो हम डेफिनेटली मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के हाफ वे में आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है ये आपको अलग से बताने की बात नहीं। चाहे हमें खाना बनाना हो या फिर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए लाइट लगेगी या फिर हीट लगेगी, आपको गली में घूमना है इसलिए बाइक चाहिए उसमें लगेगी एनर्जी रिसोर्सेज, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहाँ की मशीनरीज का किस तरीके से चलती है, वो चलती है एनर्जी रिसोर्सेज से। और इतनी सारी एनर्जी कहाँ से जनरेट होगी? नॉर्मली वो जनरेट होती है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, इन चीजों से। लेकिन हम अभी नए दुनिया में नई चीजें ढूंढ रहे हैं जिससे एनर्जी जनरेट हो सके, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और बहुत कुछ। अब इस एनर्जी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो इसके दो तरीके हैं। पहला है कन्वेंशनल सोर्सेस जैसे कि फायरवुड, कैटल डंग, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये चीजें जो हम बहुत पुराने समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज किसी दिन खत्म हो जाएंगे, ये याद रखना। और फिर आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जिस पे डिपेंड होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो खत्म होने का धोखा भी कम है। अब कन्वेंशनल एनर्जी के कौन से सोर्सेस है वो देखते हैं। पहला है कोल। कोल क्या है? तो एक काला पत्थर है, वो जल सकता है जिसे हम फॉसिल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जलाया जाता है और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उससे हम इंडस्ट्री, डोमेस्टिक नीड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोल कैसे तैयार होता है? तो कई साल पहले, मतलब मिलियंस ईयर एगो, जब प्लांट मटेरियल्स जमीन के नीचे दब गए थे तब उस पे कंप्रेशन हुआ और हीट की वजह से कोल जनरेट हुआ। अब थोड़ी देर पहले हमने आयरन के बारे में देखा कि कैसे उसके अलग अलग टाइप्स है, उसके आयरन कंटेंट की वजह से 60%, 40%, वैसे ही कोल का भी है। कोल के भी 4 टाइप्स पड़ते हैं। पहला है एंथ्रेसाइट। ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है और ये बहुत हार्ड होता है। और इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके जलाने से कम कार्बन इमिट होता है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। सेकंड टाइप है ब्यूटिमिनस। अब ब्यूटिमिनस उस समय बहुत डीप में दबा हुआ, मतलब बहुत गहराई में तैयार हुआ कोल है। इस वजह से इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत पॉपुलर है और बहुत ज्यादा तौर पे मिलता है, इसलिए इसे इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है लिग्नाइट, जो कि लेग रेड ब्राउन कलर का कोल होता है। वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें मॉइस्चर, मतलब पानी ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा गीला होता है। उसके नीचे आता है और खराब कोयला जिसे पीट कहते हैं। इसमें बहुत कम कार्बन होता है और बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। इस वजह से इसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब मैप के जरिए देखें कि कोल कहाँ कहाँ मिलता है तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम कोल छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल इस एरिया में है, यानी छोटा नागपुर पठार। और उसके बाद महाराष्ट्र, थोड़ा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा कोल से घिरा हुआ है। और कुछ एक्सेप्शनल एरिया बताए इंडिया में, तो पहला है आसाम, वहाँ पे भी कोल मिलता है। उसके बाद हिमालय के नीचे भी कोल है जो आप जम्मू कश्मीर एरिया में देख पा रहे होंगे। और उसके बाद आप राजस्थान, गुजरात और नीचे तमिलनाडु में भी पिंक पैचेस देख पा रहे होंगे। वहाँ भी थोड़ा बहुत कोल होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है, जो कि छोटा नागपुर पठार में बहुत ज्यादा और अच्छी है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स क्या है एनर्जी का? तो नेचुरल गैस। ऑब्वियसली ये एनर्जी का रिसोर्स है। हमारे घर में लो या फिर बहुत सी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसे एलपीजी, पीएनजी और बहुत कुछ। नेचुरल गैस को कोल से थोड़ा अच्छा इको फ्रेंडली फ्यूल माना जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का कम इमिशन करता है। हमारे यहाँ पर नेचुरल गैस ज्यादा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है, वो कृष्णा गोदावरी बेसिन या फिर मुंबई के हाई फील्ड में मिलता है, और थोड़ा बहुत गल्फ ऑफ खंबात और अंडमान निकोबार आइसलैंड के पास मिलता है। लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, ये ध्यान रखना। हमें ज्यादातर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली 2 वेज से जनरेट होती है। पहले रनिंग वाटर, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, और दूसरी अलग अलग फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल। इससे हम भाप तैयार करते हैं, उससे टरबाइन घूमती है और थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इतनी ये सिंपल प्रोसेस है। अब इलेक्ट्रिसिटी में थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि पानी तो पूरी तरह से खत्म होने वाला नहीं है। हम हर बार पानी के इस्तेमाल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिटी जनरेट कर सकते हैं। इंडिया की बात करें तो भाखरा नंगल डैम,
दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल भारत की आम जनता कर रही है। अब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से तैयार होती है, ये हमने देखा। लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, इस वजह से कभी भी खत्म हो सकते हैं, ये इसका ध्यान हमने रखना चाहिए। और दूसरी चीज, ये जो प्लांट्स बनाए जाते हैं इसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है जो वहाँ के एरिया के लिए बहुत हजार्डस है और पूरे अर्थ के लिए भी लॉन्ग टर्म में बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें पहले आता है एटॉमिक एनर्जी। ऑब्वियसली जो आगे का फ्यूचर है ऐसा कहा जाता है। हमने कई बार सुना होगा या देखा होगा कि एटॉमिक एनर्जी से बम बनाए जाते हैं, लेकिन उसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है। शुरुआत में पॉजिटिव इस्तेमाल के लिए ही एटॉमिक एनर्जी पे रिसर्च किया गया था, लेकिन बाद में उसके गलत इस्तेमाल हुए, वो अलग बात है। लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट देखे तो ये एनर्जी बहुत अच्छी और यूजफुल हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्योर होती है। और इसे तैयार करने में क्या लगता है, यूरेनियम, थोरियम, इन जैसे मिनरल्स, जो कि इंडिया के झारखंड एरिया में या फिर राजस्थान के अरवली रेंजेस में भी है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो केरला के कुछ बीचेस में जो मोनोसाइट सैंड है वहाँ पर भी थोरियम मिलता है। यह हमें ब्रिटिशों ने बताया था। इसकी एक फनी स्टोरी है, अगर आपको जाननी है तो हमें बताइएगा। अगला इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है सोलर एनर्जी। अब इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा सूरज की धूप होती है और इसका हम बहुत पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से ये एनर्जी सनलाइट का इलेक्ट्रिसिटी में जनरेशन करती है। ये रिसोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, खास करके रूरल और ऐसे एरिया जहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकती है और हो रही है। साथ ही इंडिया में एग्रीकल्चर एरियाज में या फिर छोटे छोटे जगह पर जैसे कि लद्दाख या फिर राजस्थान, इन एरियाज में सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स है विंड पावर। अब भारत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है विंड पावर के लिए, क्योंकि हमारा ज्यादातर एरिया जो कि समुद्र से घिरा हुआ है वहाँ पर बहुत अच्छे से विंड एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं, और वैसे ही हो रहा है। तमिलनाडु में नागरकोइली से मदुराई तक बहुत बड़ा क्लस्टर है विंड एनर्जी का। कई जगह तो खेती की तरह लोग विंड एनर्जी जनरेट करते हैं और उसे बेचते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पर विंड एनर्जी बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है। अगले एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं बायोगैस। अब बायोगैस कैसे तैयार होता है, ज्यादातर लोगों को पता होगा जो खेती से रिलेटेड है। खेती की बची हुई चीजें या फिर शर्ब्स, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, इन सभी को बायोगैस प्लांट में डाला जाता है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से एक तरफ बायोगैस तैयार होता है और दूसरी तरफ खाद भी तैयार होती है जो खेती में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। अब इंडिया में ये ज्यादा प्रमोट नहीं हुई है या ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर भी सी कोस्ट है वहाँ पर ऐसे मशीन्स लगाए जाते हैं और जब हाई टाइड, लो टाइड्स आती है और इस टाइड के बस आने से और जाने से टरबाइन घूमती है और टाइडल एनर्जी जनरेट होती है। इंडिया के गल्फ ऑफ खंबात में, गल्फ ऑफ कच्छ में इसका इस्तेमाल थोड़े बहुत तौर पे हो रहा है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो रहा, या फिर ये टेक्नोलॉजी हमारी तरफ इतनी डेवलप नहीं हुई। लेकिन जब डेवलप होगी तो ये बहुत बड़ा एनर्जी रिसोर्स बन सकता है। एक और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है जियोथर्मल एनर्जी। अभी तक ये शायद हमारे इंडिया में बहुत कम जगह पे चालू हुई है और इसकी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई, लेकिन आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जिस जगह पे ग्राउंड वाटर हीट होता है या फिर जो हीट जनरेट होती है अर्थ के क्रस्ट में से, उसका इस्तेमाल करके जियोथर्मल एनर्जी तैयार की जाती है। अर्थ के क्रस्ट से नीचे से जो स्टीम आती है उस पे टरबाइन घुमाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इतनी नॉर्मल ये कंसेप्ट है। इंडिया में ये चीजें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर या फिर हिमालय के आसपास के एरिया में, जैसे हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णा है या फिर लद्दाख की पुगा वैली है, वहाँ पर इसका रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज क्यों कंजर्व करने चाहिए, क्योंकि एनर्जी ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बेसिक नीड हो गई है। अब हमने इतनी ज्यादा ग्रोथ की है, उसमें एनर्जी ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आगे भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस वजह से जल्दी से जल्दी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, तो नॉर्मली इसके दो वेज हैं। पहला है एनर्जी कंजर्वेशन। अभी आपने देखा कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है और उसे तैयार करने के लिए कितनी मशक्कत लगती है, लेकिन बहुत से लोग इसका ध्यान नहीं रखते और एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की जो चीजें हैं वो शुरू रख के ही बाहर चले जाते हैं या फिर उसे बंद करना भूल जाते हैं। अगर पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इन चीजों पे अवेयरनेस आए तो हम बहुत सी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। और साथ ही दूसरी चीज है यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अभी हमने बहुत सी एनर्जी रिसोर्सेज देखी,
जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये चीजें हैं जो रिन्यूएबल है, वो हर बार तैयार होती रहेंगी और हम उसका इस्तेमाल करते रह सकते हैं। और इस वजह से ज्यादा अगर हम इन चीजों पे डिपेंडेंट हो जाए, इन एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हो जाए, तो हम कई सालों तक बिना दिक्कत एनर्जी इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इसके कुछ छोटे छोटे डायरेक्शन है जो अगर हम रोज की जिंदगी में अप्लाई कर ले तो भी बहुत से एनर्जी रिसोर्सेज और एनर्जी बच सकती है। जैसे हम फ्यूल की बचत के लिए ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आदमी अगर एक कार चलाकर ऑफिस जाएगा या फिर बाहर घूमने जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा फ्यूल लग सकता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आपकी मदद कर सकता है। वैसे ही पावर सेविंग के मतलब जो 5 स्टार और 3 स्टार डिवाइसेज आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।